तो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, गैस। आवर्त सारणी में तत्वों को तीन प्रमुख भागों जैसे कि धातु, अधातु तथा उपधातु में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है सी, लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर है सी, 38। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्नानुसार द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जहां प्रोटॉनों की संख्या 18 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, अतः द्रव्यमान संख्या 38 होगी। अब अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? तो इसका उत्तर है बी, 148। द्रव्यमान संख्या 242 है। परमाणु क्रमांक 94, जो कि प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, अर्थात 242 माइनस 94 बराबर 148। अब अगला प्रश्न है, फैराडे स्थिरांक क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात सार्वभौमिक स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96,485 जूल प्रति मोल होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो इसका उत्तर है ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात शुद्ध पानी का भी पीएच मान 7 होता है और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है, अतः एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। अब अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान है क्या? तो इसका उत्तर है बी, 7। अब अगला प्रश्न है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H प्लस आयन की सांद्रता होगी। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात 1000 गुना कम हो जाएगी। पीएच में परिवर्तन पीएच बराबर pH2 माइनस pH1, अर्थात 6 माइनस 3 बराबर 3। H प्लस आयन की सांद्रता का अनुपात H प्लस 2 बटा H प्लस 1 इजक्वल टू
10⁻³ अर्थात 1/1000। अतः H+ आयन की सांद्रता 1000 गुनी कम हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है, तो इसका उत्तर है लाल द्रव्य। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह ज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तो इसका उत्तर है सी अर्थात ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन। गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसीटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसीटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। अब अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी, तो इसका उत्तर है ए जस्ते की। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। अतः अभिष्ट उत्तर ए है। अब अगला प्रश्न है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है कौन से, तो इसका उत्तर है डी सल्फोनेट। डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। अब अगला प्रश्न है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह है, तो इसका उत्तर है ई अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। अतः अभिष्ट उत्तर ई अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अब अगला प्रश्न है, नीला थोथा रासायनिक रूप है किसका, तो इसका उत्तर है कॉपर सल्फेट का। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, जिसका सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य अर्थात अल्कोहल में अघुलनशील है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है कौन सी, तो इसका उत्तर है प्लेटिनम। अग्रलिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपर्युक्त विकल्पों में से प्लेटिनम सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। चांदी का 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पारा का 13.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा सोने का 19.32 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है। अब अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो इसका उत्तर है ई अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। दो या दो से अधिक धातुओं के सामंगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे अर्थात मुख्य धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें
स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। अब अगला प्रश्न है, टूटा हुआ हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है क्या? तो इसका उत्तर है जिप्सम। जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है, को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 का होल ट्वाइस H2O होता है। इसे कैल्शियम हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसका निर्माण जिप्सम अर्थात कैल्शियम डाइहाइड्रेट को गर्म करने पर होता है। अब अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है एल्कीन। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। एल्कोहल त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के रूपांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम है तो इसका उत्तर है सी एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। सिरके का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रक्रियात्मक समूह होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो इसका उत्तर है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है तो इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। यह बैटरी में वैद्युत अपघट के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। अब अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कौन सी? तो इसका उत्तर है ए अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। अब अगला प्रश्न है, खनिज अर्थात मिनरल क्या है? तो इसका उत्तर है अकार्बनिक ठोस पदार्थ। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज अर्थात मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में है गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर है प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अब अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। अब अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर है पोटेशियम। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है।
क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नवत है। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम और लास्ट में आयरन। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, आयोडीकृत लवण में रहता है क्या? तो इसका उत्तर है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है? तो इसका उत्तर है बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl, KNO3। अब अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कौन? तो इसका उत्तर है कार्बन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो केरोसिन में। प्रश्न अनुसार विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अब अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका उत्तर है ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका उत्तर है आइसोप्रीन का। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कई अधिक अनुभार वाला अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2CCH3CHCH2 होता है। अब अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक लगभग 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। अब अगला प्रश्न है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। किनके संघनन से बनता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। अब अगला प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इसका उत्तर है वसा। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त
अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। अब अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यता होती है? तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। घरेलू ईंधन के रूप में उपयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलीय मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कौन सा? तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्णीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। अब अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कौन सा? तो इसका उत्तर है ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अब अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या? तो इसका उत्तर है डी अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की कमी के कारण ईंधन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता। इससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। अब अगला प्रश्न है, साबुन ग्रीज को हटाता है? तो इसका उत्तर है पायसीकरण के द्वारा। पायसी कारक सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणार्थ साबुन सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण है। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। पहला लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो कि वसा में घुलनशील है तथा दूसरा जल में विलय ध्रुवीय भाग। पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्कीन समूह तेल या ग्रीज को घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर इसका मिलान कर लें। तो आइए चलते इसके सही कोट को जानते हैं। तो इसका सही कोट है सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। एस्पार्ट्रेम का उपयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में, फ्रेयॉन का उपयोग प्रशीतक के रूप में, नियोप्रीन का उपयोग संश्लेषित रबर के रूप में और बेनाड्रिल का उपयोग प्रतिहिस्टेमीन के रूप में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है?
तो इसका उत्तर है H2SO4। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निश्चितों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है, तो इसका उत्तर है ये स्टार मार्क्स है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड है एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इस प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों में पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होती है। अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है, तो इसका उत्तर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव्य रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुनः शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो इसका उत्तर है BCO2। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, जिसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसका उत्तर है B सल्फ्यूरिक अम्ल। कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती है। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचारी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरियों के ही उदाहरण हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस में कार्बन नहीं है? तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपरूप हैं, अर्थात सभी में। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो इसका उत्तर है A हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के प्रेक्षण प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है C सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परीक्षण के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, पारद धातु मिश्रण है किसका? तो इसका उत्तर है C पारदयुक्त मिश्र धातु का। पारदयुक्त मिश्रण पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। अब अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? तो इसका उत्तर है C मीथेन। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से
प्राप्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो इसका उत्तर है बी, पारा। पारा सामान्य ताप पर द्रव्य होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर है डी, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। अब अगला प्रश्न है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? तो इसका उत्तर डी, अर्थात अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण से। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण यह खट्टा होता है। अब अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो यह स्टार मार्क्स है। वाहनों से मुक्तः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। अतः इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। अब अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो ए, कार्बन की मात्रा। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। अब अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो इसका उत्तर है पीच ब्लेड से। पीच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पीच ब्लेड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पीच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पीच ब्लेड का ही शोधन किया था। अब अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो इसका उत्तर है क्लोरीन के कारण। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में Cl2 का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। अब अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो इसका उत्तर है पानी। H2 को जलाने से जल का निर्माण होता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। शेष प्रश्न हम लोग नेक्स्ट पार्ट अर्थात कल देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।